everyone, welcome to FOC Class 11. This video is for Class 11 IT Code 802 students. इस वीडियो में हम यूनिट 2 नेटवर्किंग एंड इंटरनेट को वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे एंड यूनिट 1 की वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप यूनिट 1 की वीडियो देखिए and then unit 2. So let us start. Students, these are the 3 sessions that we have to cover in this unit 2. Before proceeding ahead, I would like to inform you that the videos for this unit 2 are already available on the channel. मीन्स अगर आप डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं इस यूनिट की वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं चैनल पर। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड अगर आप वन शॉट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, बट अगर आपको डिटेल्ड पार्ट्स की वीडियो देखनी है तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग। First of all, what is networking? Networking means connection or link between any two things. Means suppose कीजिए हम सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हमारा मतलब सोशल नेटवर्किंग से ये है कि हम पर्सन से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, हम डिफरेंट पीपल से, डिफरेंट ग्रुप से कैसे कनेक्टेड हैं, दैट इज कॉल्ड social networking. In the similar way, when we talk about computer networking, then we are talking about the interconnected computers. Means computers एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड हैं, किस तरह उनके बीच डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, इस बेसिस पर हम कहते हैं दैट दे आर इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट अ ग्लोबल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करता है। मीन्स आप कहीं भी चले जाइए तो आपको ये इंटरनेट मिलेगा एंड उसकी हेल्प से आप किसी से भी कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास और सामने वाले के पास इंटरनेट है तो। इट ऑपरेट्स विदाउट अ सेंट्रल गवर्निंग बॉडी। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर ये ग्लोबल लेवल पर काम कर रहा है तो इसके लिए कोई सेंट्रल बॉडी है जो कि इसको गवर्न करेगी, जो कि इसको ऑपरेट करेगी। नो, अलग अलग लेवल्स पर सर्टेन बॉडीज़ हैं जो कि हेल्प करती हैं हम तक इंटरनेट पहुंचाने में, बट एज सच कोई एक बॉडी नहीं है जो कि इसको गवर्न करे, ऑपरेट करे। और सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि हम किसी के भी साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे फिर वो इंसान और हम कहीं भी हों इस पूरी दुनिया में। बट अगर हमारे पास इंटरनेट है, कंप्यूटर्स हैं, देन with the help of computers and internet we can share the information and communicate with each other. Then here comes an important term, bandwidth. What is it? It describes the maximum data transfer rate of a network or internet connection. Means जैसा कि अभी हमने बात की, हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या करेंगे, डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक ऐसी टर्म जो कि हमें बताएगी कि मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट क्या है किसी भी नेटवर्क का या फिर किसी भी इंटरनेट कनेक्शन का, वो होती है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बेसिकली हमें बता रही है कि किस रेट से हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है एंड वो मैक्सिमम रेट क्या है। मीन्स उससे ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता वो नेटवर्क या फिर वो इंटरनेट कनेक्शन। एक कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रेजेंट होती हैं उन सभी को हम कहते हैं नोड्स या फिर स्टेशंस। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वेदर इट बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, दे आर कॉल्ड नोड्स और स्टेशंस. So from here we can define a computer network as a collection of interconnected nodes which communicate by means of some channel. Means एक ऐसा कलेक्शन जिसमें कि नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और वो कम्युनिकेट कर रही हैं बाय मीन्स ऑफ सम चैनल. व्हाट इज चैनल वी विल डिस्कस अहेड.
So this is the basic definition of computer network. If you are asked an exam to define computer network, then you can give this definition. And also you must remember the definition of nodes or stations. In a computer network, when you want to communicate with each other, there are four basic terms that are used. First is sender. ऐसी नोड जो कि डेटा को सेंड करेगी वो होगी सेंडर. ऐसी नोड जो कि डेटा को रिसीव करेगी वो होगी रिसीवर. और जो इन दोनों के बीच डेटा शेयर हो रहा है उसी को हम कहते हैं मैसेज. एंड हमारे पास सेंडर है, रिसीवर है एंड मैसेज भी है. बट सेंडर से रिसीवर तक ये मैसेज जाएगा कैसे? हमें उसके लिए एक मीडियम चाहिए. उसी मीडियम को हम कहते हैं चैनल. सो चैनल इज द कम्युनिकेशन मीडियम थ्रू विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड. Now, the communication in a network can take place in three modes: simplex, half duplex, and full duplex. Let us discuss them in detail. Simplex mode. Information can be transferred only in one direction. Means the sender will always be the sender and the receiver will always be the receiver. अगर A ने B को डेटा सेंड किया है तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र हो रहा है एंड B A को कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. सिर्फ A B को डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है. दिस implies that they are using the simplex mode of communication. Next is half duplex mode. इस मोड में हम बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं बट एक नोड एक टाइम पर डेटा सेंड कर सकती है. दोनों नोड एक टाइम पर डेटा सेंड नहीं कर पाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर बी ने ए को डेटा सेंड किया है एंड ए भी बी को डेटा सेंड करना चाहता है तो उसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि जिस टाइम बी ए को डेटा सेंड कर रहा है उस टाइम पर ए बी को डेटा सेंड नहीं कर सकता. But at some different time, A can send the data to B. So this is called half duplex mode where both devices can send and receive the data but at different times. The next one is full duplex mode. यहाँ पर बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा एंड सेम टाइम पर होगा. मीन्स ए एंड बी दोनों डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं एट द सेम टाइम. देयर इज़ नो लिमिटेशन कि जब ए ने बी को डेटा सेंड किया है तब बी ए को डेटा सेंड नहीं कर सकता. ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है. दोनों डिवाइसेस, दोनों नोड्स एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफ़र एट द सेम टाइम कर सकते हैं इन अ फुल ड्यूप्लेक्स मोड. ऐसे मोड हम कहाँ यूज़ करते हैं? इन द इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस. मीन्स ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पर हमें डेटा ट्रांसफ़र एकदम चाहिए कि हमने कोई क्वेश्चन किया या फिर कोई इनपुट दिया तो हमें एकदम आउटपुट चाहिए. मीन्स इंस्टेंट आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम फुल ड्यूप्लेक्स मोड यूज़ करेंगे ताकि हमारे कम्युनिकेशन में कोई डिले ना हो. And NIC on the system for networking supports full duplex mode. Means जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ नेटवर्क वो भी फुल ड्यूप्लेक्स मोड को यूज़ करता है. बिकॉज अगर हमें किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करना है तो हमें एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होगा ताकि हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाए, जो नेटवर्किंग है वो प्रॉपर हो पाए. इसलिए हम फुल ड्यूप्लेक्स मोड को यूज़ करते हैं. So we use the computer networks for resource sharing and communication. Means जब भी हमें कोई resource share करनी है, suppose there are many computers in a computer lab in a school, but we do not have many printers as many as the computers, then we can just share the common printer. Means ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कंप्यूटर लैब में 30 कंप्यूटर्स हैं तो आपके पास 30 प्रिंटर्स होंगे. आप एक ही प्रिंटर को सभी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विच मीन्स आप अपनी रिसोर्स शेयर कर रहे हैं. देन कम्युनिकेशन मीन्स
जो भी डिवाइसेस हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क में, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं. दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. The next topic is transmission medium. We can also call it as a communication medium. A transmission medium refers to the channel of transmission through which data can be transmitted from one node to another in the form of signal. Means जैसा हमने चैनल के बारे में डिस्कस किया था कि चैनल एक ऐसा मीडियम है जिससे हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं. तो ट्रांसमिशन मीडियम बेसिकली एक ऐसा चैनल है जिससे हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल. मीन्स यहाँ पर मेन वर्क किसका है? सिग्नल का. सो अ सिग्नल encodes the data in a form suitable for the transmission on the medium. मीन्स सिग्नल डेटा को ऐसे एनकोड करेगा, इस फॉर्म में एनकोड करेगा जो कि सूटेबल होगी उस मीडियम पर ट्रांसमिशन करने के लिए. मीन्स आप कोई भी मीडियम यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिनमें डेटा ट्रांसफ़र होता है. तो जो स्पेसिफिक मीडियम आप यूज़ कर रहे हैं उस मीडियम में कौन सी फॉर्म सूटेबल होगी, तो उसी फॉर्म में जो सिग्नल है वो इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देगा ताकि इन्फॉर्मेशन उस मीडियम से ट्रांसमिट हो पाए. अ मीडियम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स बैंडविड्थ. मीन्स आप कैसे बताएंगे कि कौन सा मीडियम अच्छा है और कौन सा मीडियम इतना अच्छा नहीं है? तो ये डिसाइड होता है उसकी बैंडविड्थ से. बैंडविड्थ हमने डिस्कस की है. मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट मीन्स हम डेटा ट्रांसफ़र रेट मीन्स जो भी हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका मैक्सिमम रेट क्या है, उससे ज़्यादा वहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, वो होता है बैंडविड्थ. सो किसी भी मीडियम की क्या बैंडविड्थ है यही डिसाइड करेगी कि वो मीडियम कितना अच्छा है. We can call transmission medium as communication medium also. It is of two types. The first type is guided medium. मीन्स एक ऐसा मीडियम जिसमें हम वायर्स का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं. इसके फर्दर थ्री टाइप्स हैं: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल. दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ guided or wired medium. Then the second type of communication medium is unguided or wireless medium. Means यहाँ पर हमें wires यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. बिना wires यूज़ किए हम information को share करते हैं. In what form? In the form of signal. So here it is also of three types: radio waves, microwaves and infrared waves. So this is how we can share the information. These are the two types. We can share the information via wire and without wire also. The next topic is network devices. There are various devices that we use in a network, and here few devices are given. Let us discuss about each of them in detail. फर्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस इज रिपीटर. जैसे जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे सिग्नल वीक होता जाता है. मीन्स सपोज कीजिए आपने एक सिग्नल बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए भेजा है. सो अगर आपने बीच में कोई रिपीटर यूज़ नहीं किया तो उस सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी और वीक होती जाएगी, एंड हो सकता है कि वो इतनी वीक हो जाए कि सिग्नल बीच में ही रुक जाए एंड वो आगे जा ही ना पाए, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच ही ना पाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत वीक हो चुकी है. तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एक रिपीटर जो कि हेल्प करता है इनपुट सिग्नल को रिस्टोर करने में, अपनी ओरिजिनल फॉर्म रिगेन करने में. एंड ऐसा करने से क्या होगा, जो सिग्नल है वो एक लार्जर डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है एंड अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है. Thus it is placed between two cable segments. जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है,
दो डिफरेंट केबल सेगमेंट्स हैं और इनके बीच में हमने एक रिपीटर को यूज़ किया है। तो जैसे ही कोई सिग्नल एक एंड तक पहुंचेगा और वो वीक हो जाएगा, तो ये रिपीटर वापस से उसे रिस्टोर कर देगा एंड फिर आगे ट्रांसफ़र कर देगा। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ भी वीक नहीं हुई और सिग्नल ने एक लार्जर डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लिया। Repeater is also known as digital generator. Why? Because it reshapes and amplifies the digital signal. Means जो भी digital signal हम भेज रहे हैं उसको reshaping करना, उसको amplify करना means उसकी strength बढ़ाना, ये काम एक repeater का होता है, इसलिए हम उसे एक digital generator भी कह सकते हैं। रिपीटर इज यूज टू कनेक्ट टू केबल सेगमेंट्स, बट अगर हमें दो से ज़्यादा केबल सेगमेंट्स को कनेक्ट करना है तब हम दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस को यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं हब, एंड इट कनेक्ट्स सेवरल केबल सेगमेंट्स। मीन्स दो से ज़्यादा केबल सेगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम एक हब का यूज़ कर सकते हैं। It comprises of several input-output ports, each of which connects to a single cable. Means बहुत सारे input-output ports होते हैं एक हब में और ये सभी एक ही केबल से कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी किसी एक लाइन पर डेटा आएगा तो वो डेटा बाकी सारी लाइंस के लिए आउटपुट की तरह वर्क करेगा। सिर्फ जिस लाइन से डेटा आया है उस लाइन पर डेटा वापस नहीं जाएगा, बाकी जो भी लाइंस हैं उन सब पर एज आउटपुट वो डेटा भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस इज ब्रिज। अ ब्रिज इज अ मल्टीपोर्ट डिवाइस यूज्ड फॉर कनेक्टिंग टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क्स, पॉसिबली ऑपरेटिंग एट डिफरेंट स्पीड्स। मीन्स एक ब्रिज एक ऐसी मल्टीपोर्ट डिवाइस है जिसे हम दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फिगर में देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 लैन है, मीन्स 3 लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं एंड इन सभी को हमने कनेक्ट किया हुआ है यूजिंग ब्रिज। अब ब्रिज और हब के बीच एक डिफरेंस है। जब हब के पास कोई भी डेटा आता है तो जिस लाइन से डेटा आया है उसके अलावा जितनी भी बची हुई लाइंस हैं वो सब पर उस डेटा को सेंड कर देगा। बट जो ब्रिज है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। मीन्स जिस डिवाइस को डेटा भेजना है वो सिर्फ उसी डिवाइस को डेटा भेजेगा, दूसरी डिवाइसेस को नहीं भेजेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रिज एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। जो काम लैन सेगमेंट्स के केस में ब्रिज ने किया वही काम स्विच इंडिविजुअल नोड्स के केस में करता है। फॉर एग्जांपल, जब हम लैन सेगमेंट्स की बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स थे, उन सबको हमने कनेक्ट किया था विद द हेल्प ऑफ ब्रिज। एंड जब किसी एक लैन ने दूसरे लैन को कोई इन्फॉर्मेशन भेजी है तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसी लैन तक जाए, किसी और लोकल एरिया नेटवर्क तक ना जाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं ब्रिज। इन द सिमिलर केस, अगर हमें किसी इंडिविजुअल नोड से सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल नोड को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है एंड जो नेटवर्क है वहाँ पर तो बहुत सारे इंडिविजुअल नोड्स हैं, तो किसी और के पास वो इन्फॉर्मेशन ना जाए, सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन नोड के पास जाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं स्विच। So, switch and bridge both are intelligent devices. Means जिस डेस्टिनेशन के पास डेटा पहुंचाना है वो सिर्फ वही डेटा पहुंचाती है, बाकी जगह वो डेटा नहीं पहुंचाएगी। एंड इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्रिज है उसका जो वर्क है लैन सेगमेंट्स में वही वर्क स्विच का होता है इंडिविजुअल नोड्स के केस में। All the nodes connected through switch forms only one LAN। Means जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे इंडिविजुअल नोड्स हैं, ये सभी नोड्स मिलकर एक लोकल एरिया नेटवर्क बना रही हैं। एक से ज़्यादा नहीं बना रही हैं, सिर्फ एक बना रही हैं। जब हम एक स्विच को यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी इंडिविजुअल नोड्स कनेक्ट करने के लिए, तो जो नेटवर्क बना है उसको हम क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क, एंड इट इज़ ओनली वन। जब हमें इंडिविजुअल नोड्स को इंटरकनेक्ट करना है एक नेटवर्क में तब हम यूज़ करते हैं स्विच। जब हमें डिफरेंट लैन्स को कनेक्ट करना है तब हम यूज़ करते हैं ब्रिज।
बट जब हमें उससे भी बड़े नेटवर्क्स को कनेक्ट करना होता है आपस में, लैन और वैन विद ईच अदर, देन वी यूज राउटर। सो एक राउटर का बेसिक वर्क है डेटा को इनकमिंग नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ट्रांसमिट करना। एंड राउटर इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस, मीन्स जहाँ पर जो डेस्टिनेशन है सिर्फ वहीं पर वो डेटा को सेंड करता है एंड बाकी जगह पर नहीं करता। मीन्स जो भी डेस्टिनेशन एड्रेस होगा उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है राउटर के पास, एंड उस डेस्टिनेशन एड्रेस के बेसिस पर ही राउटर आगे पैकेट को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसमिट करता है टू द डेस्टिनेशन टू विच इट इज़ टू बी सेंट। अभी तक हमने जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिस्कस किया है वो सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस ऐसे इंडिविजुअल नोड्स या फिर ऐसे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती हैं जिनमें सिमिलर प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं। बट अगर हमें ऐसे नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है जहाँ पर प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज अलग अलग हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वहाँ पर हमें एक दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं गेटवे। तो बेसिकली गेटवे का क्या वर्क होता है? जब भी किसी एक नेटवर्क से कोई भी डेटा आया जो कि एक प्रोटोकॉल पर वर्क करता है और हमें वो किसी दूसरे नेटवर्क पर भेजना है जो कि किसी दूसरे प्रोटोकॉल पर वर्क करता है, तो गेटवे का वर्क ये होगा कि वो पहले वाले डेटा को कन्वर्ट कर देगा उस डेटा में जो कि दूसरे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होगा, and then after converting it will transfer the data to the outgoing network. This is the basic work of a gateway. So just for an example, we can think of a router equipped with software for protocol conversion as a gateway। means जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सभी जो हमने अभी तक नेटवर्किंग डिवाइसेस डिस्कस की थी उन सभी में जो जो भी इंडिविजुअल नोड्स थी, जो भी नेटवर्क्स थे, सारे सिमिलर प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज यूज़ करते थे। जब भी हमें डिफरेंट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजीज यूज़ करने वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है तो हमें एक स्पेशल नेटवर्किंग डिवाइस को यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं गेटवे। एंड हम बेसिकली इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा राउटर है जिसके पास एक सॉफ्टवेयर है फॉर प्रोटोकॉल कन्वर्जन। मीन्स एक डेटा आया है जो कि किसी और प्रोटोकॉल में है पर वो जहाँ जाना है उस डेस्टिनेशन का कुछ और प्रोटोकॉल है, तो वहाँ पर हम एक सॉफ्टवेयर लगा देंगे, एक गेटवे लगा देंगे जिसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोटोकॉल कन्वर्ट कर देगा एंड देन उस डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। सो दिस इज़ द बेसिक वर्क ऑफ अ गेटवे। Now let us discuss about the network types on the basis of geographical span। means geographically उनका कितना बड़ा एरिया वो कवर कर सकते हैं, इस बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं। These are the four network types based on the geographical span. Let us discuss each of them in detail. फर्स्ट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क और पैन। पैन बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि एक पर्सन के अराउंड वर्क करता है टू एन एक्सटेंट ऑफ 10 मीटर्स। मीन्स सपोज कीजिए आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं एंड आप उनके बीच कोई भी फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप सिंपल ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ब्लूटूथ कहाँ पर वर्क करेगा? एक पर्सनल एरिया नेटवर्क में वर्क करेगा, एक बहुत शॉर्ट रेंज में वर्क करेगा। सो सच नेटवर्क्स आर कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब हम पैन की बात कर रहे थे तो वो जनरली एक रूम या फिर 2 रूम तक एक्सटेंड करेगा। एंड जब हम लोकल एरिया नेटवर्क मींस लैन की बात कर रहे हैं तो वो एक बिल्डिंग या फिर एक कैंपस के लिए होता है। मींस एक 1 किलोमीटर का रेडियस वो कवर कर सकता है। और ये जनरली प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि कोई भी एक बिल्डिंग है, कोई भी एक कंपनी है
तो उसका अपना एक नेटवर्क होगा, लोकल एरिया नेटवर्क. So it will operate at a speed in the range of 10 Mbps to 1 Gbps. मीन्स ये इसकी रेंज होती है ऑपरेट करने की. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मीन्स मैन. ये नेटवर्क्स जनरली मेट्रोपॉलिटन एरिया के रेंज में वर्क करते हैं, जैसे कि कोई सिटी जिसमें रेडियस कवर करेंगे 50 किलोमीटर तक का. मीन्स about an area of radius up to 50 kilometer can be covered with the help of metropolitan area network. And in this network we can share resources by connecting various local area networks. Means अभी अभी हमने लोकल एरिया नेटवर्क्स को डिस्कस किया था. अगर हमें वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करके कोई भी एक नेटवर्क बनाना है तो हम उसको कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. And it can be owned by a single organization or by many individuals or organizations. Next is wide area network, also known as WAN. जब भी हमें एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो कि एक सिटी से भी ज़्यादा बड़ा हो, फॉर एग्जांपल कंट्री वाइड या फिर कॉन्टिनेंट वाइड, मींस डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, उस केस में हम यूज़ करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क. इसका एरिया अबाउट 1000 किलोमीटर्स का होता है एंड इसे हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. मींस अगर आप किसी और कंट्री में हैं, आपके ब्रदर किसी और कंट्री में हैं और आप दोनों को कम्युनिकेट करना है तो आप वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करेंगे. They establish links within a country or continent. A WAN may be owned and managed by several organizations. मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा वाइड एरिया नेटवर्क को मैनेज करती है. देयर कैन बी मैनी ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल एज वेल एज सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस विच कैन ओन एंड मैनेज द वाइड एरिया नेटवर्क. नाउ व्हाट डज द वाइड एरिया नेटवर्क कंप्राइजेज ऑफ. मीन्स जैसे हमने बात की, जब हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स थे. उसी तरह अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोकल एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स एक साथ मिलकर वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं. Now the next topic is topology. We can also call it as network topology. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टोपोलॉजी. जब भी हम किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, कोई स्पेसिफिक लेआउट में नोड्स को अरेंज करते हैं तब हम उसे कहते हैं टोपोलॉजी. मींस जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक नेटवर्क में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं हम उन्हें नोड्स कहते हैं. तो अब वो नोड्स किस तरह से कनेक्टेड हैं, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी. एंड ब्रॉडली ये टू टाइप्स की होती है, ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी एंड पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी. ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी में सारी नोड्स का सेम फिजिकल लिंक होता है. मींस जो भी नोड्स हैं वो सब एक ही डेटा ट्रांसफ़र करेंगी, एक ही डेटा रिसीव करेंगी. और क्योंकि एक ही डेटा का ट्रांसमिशन चल रहा है तो कोलिजन भी हो जाता है कई बार. एंड ऐसा नहीं है कि कोलिजन हो गया तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा. कोलिजन रिसोल्यूशन मैकेनिज्म भी होता है जिसकी हेल्प से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है. अभी आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में, तो वहाँ पर हम देखेंगे बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी. ये दोनों ही एग्जाम्पल ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी के होते हैं. देन कम्स पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी. इसमें हर एक पेयर ऑफ नोड का एक डेडिकेटेड लिंक होता है. मींस ऐसा नहीं है कि अगर ए को बी को इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिवाइसेस के पास होते हुए फिर बी के पास पहुंचेगी. ऐसा नहीं होता है. जिसके पास इन्फॉर्मेशन जानी है और जिससे इन्फॉर्मेशन जानी है सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच एक लिंक रहता है और वही इन्फॉर्मेशन शेयर होती है. मींस कोई सेम फिजिकल लिंक नहीं है. डेटा ट्रांसमिट सब डिवाइसेस के लिए नहीं होता है. ठीक है, आई होप आपको पॉइंट समझ में आया. लेट मी रिपीट अगेन. ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी में हम इंफॉर्मेशन का ब्रॉडकास्ट करते हैं. मींस जो इंफॉर्मेशन है वो सभी डिवाइसेस के साथ, सभी नोड्स के साथ शेयर की जाएगी.
बट इन केस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, जिस डिवाइस से हमें इंफॉर्मेशन सेंड करनी है एंड जिस डिवाइस तक पहुंचानी है, सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच लिंक होगा एंड इंफॉर्मेशन उन्हीं दोनों के बीच शेयर होगी, किसी और डिवाइस तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी। इसलिए इसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। और इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टार टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी। So these are the 5 types of topologies that we have to study. Let us study each of them in detail. बस टोपोलॉजी, यहाँ पर एक लॉन्ग केबल होता है जिसे हम बैकबोन केबल या फिर सिर्फ बैकबोन भी कह सकते हैं। इस केबल का बेसिक वर्क होता है सभी नोड्स को आपस में कनेक्ट करना। बट ये सभी नोड्स केबल से कैसे कनेक्ट होंगी? थ्रू अ कनेक्टर विच इज कॉल्ड टैप। यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये मेन केबल है, ये बैकबोन केबल है एंड ये जितने भी टैप्स हैं ये सब क्या वर्क कर रही हैं? ये इंडिविजुअल नोड्स को केबल से, बैकबोन केबल से कनेक्ट कर रही हैं। एंड वंस द नोड इज कनेक्टेड टू द मेन केबल, then it is also connected to the other nodes that are connected to the cable. Means जितनी भी nodes केबल से कनेक्टेड हैं वो सभी आपस में भी कनेक्ट हो चुकी हैं, उनकी इंफॉर्मेशन अब एक दूसरे तक जा सकती है। सपोज कीजिए फर्स्ट कंप्यूटर ने कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो वो केबल के थ्रू होते हुए सारी डिवाइसेस के साथ शेयर हो जाएगी। एंड इसी वजह से हमने कहा था कि ये एक ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है, बिकॉज यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होगी वो सभी डिवाइसेस के साथ शेयर हो जाती है, सिर्फ डेडिकेटेड डिवाइस के साथ शेयर नहीं होती। दिस टोपोलॉजी रिक्वायर्स लेस केबलिंग। यहाँ पर लेस केबलिंग क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मेन केबल है एंड जिस भी डिवाइस को आपको कनेक्ट करना है उसको आपको सिर्फ मेन केबल से कनेक्ट करना है। आपको डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ मेन केबल से उस डिवाइस को कनेक्ट करना है। दैट इज वाई यू रिक्वायर लेस केबलिंग and is easy to install and extend the network laid using it. Means बहुत easy होता है इस टाइप की टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना, बट लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? जैसे कि फॉल्ट डिटेक्शन इज डिफ़िकल्ट। मीन्स अगर कोई खराबी आई है तो ये पता लगाना मुश्किल होगा कि एक्चुअल में फॉल्ट किस डिवाइस में है या फिर किस पॉइंट पर है, बिकॉज एक मेन बैकबोन केबल है एंड आप नहीं पता लगा पाएंगे कि इंफॉर्मेशन कहाँ से गई थी, कहाँ पर रिसीव हो रही थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन सारे डिवाइसेस के पास शेयर हो रही है। तो इसलिए फॉल्ट डिटेक्शन इजी नहीं रहेगा। एंड आइसोलेशन इज़ डिफ़िकल्ट। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर मैं चाहती हूँ कि सिर्फ एक ही सिस्टम तक इंफॉर्मेशन पहुँचे तो सिर्फ उसी तक पहुँच रही है। ये बस टोपोलॉजी है, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी डिवाइसेस के साथ शेयर हो रही है। सो आइसोलेशन इज डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी का नाम रिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी वो एक रिंग की फॉर्म में होंगी एंड जो भी मैसेज का ट्रांसमिशन होगा, जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होगा। सपोज हमें ए से डी तक कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है एंड जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो ए बी सी डी ई है। मीन्स ये इंफॉर्मेशन का फ्लो है, बट हम चाहते हैं कि जल्दी पहुंच जाए और हमने सोचा कि ए ई को सेंड करे एंड ई डी को सेंड कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन का एक ही फ्लो है, वो है ए बी सी डी ई। मीन्स इसी फ्लो में इंफॉर्मेशन सेंड होगी, ट्रांसमिट होगी, इसके अलावा दूसरे वे में नहीं होगी। Then addition and deletion of devices and fault detection and isolation is easy. मीन्स हमें आसानी से पता चल जाता है यहाँ पर कि क्या एरर है एंड अगर हम कोई ऐड करना चाहते हैं डिवाइस या फिर कोई डिवाइस हटाना चाहते हैं टोपोलॉजी में से तो वो इजी होता है। बट यहाँ पर लिमिटेशन है, और वो क्या लिमिटेशन है कि अगर कोई भी एक पॉइंट फेल हुआ तो पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाता है। सपोज ए को डी को इन्फॉर्मेशन सेंड करनी थी, बट बीच में जो बी डिवाइस है वो ख़राब हो गई,
तो इसकी वजह से ए डी को इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फ्लो था इन्फॉर्मेशन का वो था ए बी सी डी ई। सो बीच की एक डिवाइस खराब हो चुकी है एंड इसकी वजह से अब कोई इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। मीन्स सिंगल पॉइंट का फेलियर था बट पूरा नेटवर्क उसकी वजह से फेल हो गया। देन सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड मे टेक मोर टाइम, जैसा कि हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल में कि हम ए से ई को भी भेज सकते थे एंड फिर ई डी को सेंड कर सकता था, बट यहाँ पर हमारे पास जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है ए बी सी डी ई। सो कोई भी केस हो इंफॉर्मेशन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा। एक एकदम से पहुंच जाए इंफॉर्मेशन, उसके लिए दूसरा डायरेक्शन नहीं चूज होगा, जो डायरेक्शन है वही रहेगा भले ही उसमें ज़्यादा टाइम लग जाए। सो दिस इज द लिमिटेशन। नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसे हम कहते हैं हब। सो यहाँ पर इस टोपोलॉजी में हमें जो भी डिवाइसेस कनेक्ट करनी है एक नेटवर्क में, हम उन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट नहीं करते हैं, बट एक सिंगल कंट्रोलर होता है जिसे बोलते हैं हब, उससे हम सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर देंगे एंड जो भी मैसेज हमें सेंड करना है वो हम हब को सेंड करेंगे एंड हब उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि हमें कोई भी मैसेज डायरेक्ट सेंड नहीं करना पड़ा एंड ना ही कोई डायरेक्ट केबलिंग करनी पड़ी। हमें सिर्फ और सिर्फ हब को मैसेज भेजना है एंड हब उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। स्टार नेटवर्क कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर्ड, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ एक हब से सारे डिवाइसेस को इंडिविजुअली कनेक्ट करना है। सो इट इज़ एन ईजी प्रोसेस एंड फॉल्ट डिटेक्शन इज़ ऑल्सो ईजी। मीन्स हम आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ पर फॉल्ट है एंड आइसोलेशन इज़ ऑल्सो ईजी। हाउएवर इट रिक्वायर्स मोर केबलिंग एज कम्पेयर टू बस एंड रिंग टोपोलॉजी। उनके जो हमने दो टोपोलॉजीज पढ़ी हैं, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी, इनके कंपैरिजन में ज़्यादा केबलिंग की रिक्वायरमेंट होती है स्टार टोपोलॉजी में। एंड अगर हब फेल कर जाता है उस केस में नेटवर्क फेल कर जाता है, मींस कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाती है, क्योंकि जो सेंट्रल कंट्रोलर था वो था हब, और अगर हब ही काम करना बंद कर दे तो कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव नहीं हो पाएगी। मींस जो पूरा नेटवर्क है वो फेल हो चुका है। नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी। अब सपोज करते हैं कि हमें कोई सेंट्रल कंट्रोलर यूज़ नहीं करना है, हमें कोई बैकबोन केबल यूज़ नहीं करना है, हमें चाहिए कि हम सीधा सीधा जिस इंफॉर्मेशन को जिस कंप्यूटर से भेजना चाहते हैं और जिस कंप्यूटर पर भेजना चाहते हैं बस उन्हीं के बीच लिंक रहे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे मैश टोपोलॉजी। मीन्स यहाँ पर हमें कोई सेंट्रल कंट्रोलर यूज़ नहीं करना पड़ेगा एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंडर से रिसीवर के पास डायरेक्ट पहुंचेगी और किसी के पास नहीं जाएगी। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर नोड को हर दूसरी नोड से कनेक्ट कर देंगे। In the given diagram we have connected the four nodes with each other and mesh topology सिर्फ और सिर्फ कम डिवाइसेस के केस में अच्छी रहती है, क्योंकि जैसे जैसे हम डिवाइसेस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो कनेक्शंस हैं वो बढ़ते जाएंगे एंड इंस्टॉलेशन डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो इसलिए हम मैश टोपोलॉजी को कम डिवाइसेस के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस लेस होंगे सिर्फ तभी हम मैश टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन द टोपोलॉजी प्रोवाइड सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र। मीन्स अगर हमें कोई एक डेटा भेजना है जो कि हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं और हमारे पास मैश टोपोलॉजी है, तो हम एक सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि डेटा सिर्फ उसी कंप्यूटर तक जाएगा जिस तक हम पहुंचाना चाहते हैं, सभी कंप्यूटर्स के पास वो शेयर नहीं होगा एंड ना ही कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर कंप्यूटर का अपना लिंक है, अपना कनेक्शन है। दैट इज़ वाई कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी इन केस ऑफ मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी।
ये बेसिकली एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है जिसमें हम स्टार एंड बस टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मीन्स जैसा हमने नाम लिया है ट्री टोपोलॉजी, तो इसको बोलते क्यों है ट्री टोपोलॉजी? यहाँ पर एक स्टेम होगी एंड बाकी उसके ब्रांचेस होंगी। स्टेम क्या होगी? जो बस टोपोलॉजी की बैकबोन केबल होती है वो यहाँ पर स्टेम का वर्क करेगी, एंड जो भी स्टार नेटवर्क्स होते हैं या फिर इंडिविजुअल नोड्स भी हो सकते हैं, सो ये सभी ब्रांचेस का वर्क करेंगे। दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज ट्री टोपोलॉजी। यहाँ पर जो डायग्राम है उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, ये बैकबोन केबल इस ट्री का स्टेम है एंड ये जितने भी स्टार नेटवर्क्स हैं या फिर इंडिविजुअल नोड्स हैं ये सभी ब्रांचेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्री के जैसा है, इसलिए हम इसे ट्री टोपोलॉजी बोल रहे हैं। एंड ये हाइब्रिड टोपोलॉजी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों के फीचर्स यूज किए हैं। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ट्री टोपोलॉजी? जब भी हम ट्री टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं और अगर कोई डैमेज हो चुका है किसी सेगमेंट में तो वो पूरे नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करता है। मींस जो सेगमेंट डैमेज हुआ है सिर्फ वही वर्क करना बंद कर देगा, बट जो बाकी सेगमेंट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करते रहेंगे, उनके बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता रहेगा। Then installation and configuration is difficult as compared to other topologies. अगर कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। जैसे कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बस टोपोलॉजी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ हमें बाकी नेटवर्क्स भी क्रिएट करने हैं, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क क्रिएट करना है, इंडिविजुअल नोड्स को कनेक्ट करना है। तो जो इंस्टॉलेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो डिफ़िकल्ट रहेगा। और अगर बैकबोन केबल डैमेज हो गया तो पूरा नेटवर्क कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा, क्योंकि जो मेन कम्युनिकेशन था वो किसकी हेल्प से हो रहा था? बैकबोन केबल की वजह से। तो अगर किसी एक सेगमेंट में डैमेज हुआ था तब तो काम कर रहा था ये टोपोलॉजी, बट अगर बैकबोन केबल ही डैमेज हो गई तो ये टोपोलॉजी वर्क नहीं करेगी, पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड यूजर्स ओवर अ नेटवर्क। जैसे कि एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, फिर भी हर एक इंडिविजुअल यूनिकली आइडेंटिफाइबल होता है। वैसे ही इन केस ऑफ नेटवर्क हम हर कंप्यूटर को, हर यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उसके लिए वेरियस मेथड्स होते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट देम। There is a card called NIC card, and NIC means नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो हम किसी भी कंप्यूटर को अगर नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर के पास एक NIC होना चाहिए। सो ये जो NIC होता है इसके पास एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि उसका मैन्युफैक्चरर उसको असाइन करता है, एंड इसी यूनिक एड्रेस को हम कहते हैं मैक एड्रेस। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो जिस भी मशीन के पास एक NIC है तो उस मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ NIC's मैक एड्रेस, क्योंकि NIC मशीन में है। तो अगर NIC का यूनिक एड्रेस है तो इसका मतलब कि हम मशीन को भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड जो मैक एड्रेस होता है वो हमेशा परमानेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर असाइन हुआ है एंड वो परमानेंट है, इसलिए वो चेंज नहीं होगा। नाउ इसको लिखते कैसे हैं? ये बेसिकली 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 48 बिट नंबर्स। सो लेट अस सी हाउ डू वी राइट देम। So here are the two ways in which we can write the MAC address. ये बेसिकली दो फॉर्मेट हैं, इनमें से किसी में भी आप मैक एड्रेस लिख सकते हैं। जो फर्स्ट हाफ है वो इंडिकेट करता है आईडी नंबर ऑफ द अडेप्टर मैन्युफैक्चरर,
एंड जो सेकेंड हाफ है वो इंडिकेट करता है सीरियल नंबर जो कि अडेप्टर को असाइन हुआ है बाय इट्स मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर अडेप्टर का मतलब है एनआईसी। सो जैसा कि हमने बात की कि एनआईसी के पास अपना यूनिक एड्रेस है, तो वो यूनिक एड्रेस कैसे है, वो उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें आईडी नंबर होता है, और जो सेकेंड हाफ होता है उसमें सीरियल नंबर होता है। एंड ये दोनों ही चीज कौन असाइन करता है, मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट मैक एड्रेस इज परमानेंट, इट डज नॉट चेंज। आई होप आपको मैक एड्रेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड। नेक्स्ट इज आईपी एड्रेस, और वी कैन से इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये भी मैक एड्रेस की तरह यूनिकली आइडेंटिफिएबल होता है। मींस हम एक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड जो आईपी एड्रेस की सेटिंग्स होती हैं वो यूज़र भी चेंज कर सकता है। बट इन केस ऑफ मैक एड्रेस, बिकॉज इट वाज असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सो इट कैन नॉट बी चेंज। वी डिस्कस दैट मैक एड्रेस इज परमानेंट। बट आईपी एड्रेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करता है। एंड जब भी हम किसी एक नेटवर्क से कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करते हैं एंड किसी और नेटवर्क में अटैच करते हैं, तो जो आईपी एड्रेस होता है कंप्यूटर का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो नेटवर्क के बेसिस पर होता है एंड वो परमानेंट नहीं होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, दैट मैक एड्रेस always remains the same and IP address can change. From the IP address, it is usually possible to track the tentative location of the computer. क्योंकि जो कंप्यूटर है वो अपने नेटवर्क की लोकेशन के बेसिस पर अपना आईपी एड्रेस रखता है। इसी वजह से अगर हमारी लोकेशन चेंज हुई है, मींस हमारा नेटवर्क चेंज हुआ है, हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो गया है, तो आईपी एड्रेस से हमें पता लग जाएगा कि लोकेशन क्या है। मीन्स टेंटेटिव लोकेशन पता चलेगी, बट पता चल जाएगी। बट ऐसा मैक एड्रेस के केस में नहीं होता है। मैक एड्रेस तो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि एनआईसी कार्ड तो कंप्यूटर का हमेशा सेम है ना। इस केस में जो मैक एड्रेस है वो नहीं बता पाएगा कि आपकी टेंटेटिव लोकेशन क्या है। नेक्स्ट इज डोमेन नेम। अब सपोज कीजिए कि आपको कुछ सर्च करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करनी है, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन जब डिमांड करते हैं तो वो कोई ना कोई वेब सर्वर आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। क्या ऐसा पॉसिबल है आपके लिए कि आप हर वेब सर्वर का आईपी एड्रेस याद रखें? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नंबर्स होते हैं एंड हमें तो बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी होती हैं, तो हम हर एक वेब सर्वर का आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते। तो इसीलिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहाँ पर वेब सर्वर्स को कुछ स्पेसिफिक नेम असाइन किए गए हैं एंड एक डेटाबेस बनाया गया है जहाँ पर ये नेम्स और उनके करिस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस लिखे जाते हैं, मेंटेन किया जाता है एक डेटाबेस। एंड इन्हीं नेम्स को हम कहते हैं डोमेन नेम्स। डोमेन नेम होता कहाँ पर है, ये यूआरएल में प्रेजेंट होता है एंड इसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से वेब सर्वर से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये जो यूआरएल गिवन है इसमें डोमेन नेम क्या होगा, डोमेन नेम इज www.cbse.nic.in। दिस इज द डोमेन नेम। इससे हमें पता चल रहा है कि हमें कौन से वेब सर्वर से अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी जो इंटरनेट है वो हमें उस इंफॉर्मेशन को ला कर देगा उस पर्टिकुलर वेब सर्वर से। डोमेन नेम के एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टॉप लेवल डोमेन नेम या फिर प्राइमरी डोमेन नेम, दे बोथ आर सेम थिंग, एंड सब डोमेन नेम। सो इस तरह से वेरियस पार्ट्स हो सकते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है www.cbse.nic.in, यहाँ पर जो प्राइमरी डोमेन नेम है वो है इन, मीन्स जो ये लास्ट में इन यूज़ हुआ है ये है प्राइमरी डोमेन नेम। ये क्या इंडिकेट कर रहा है हम अभी डिस्कस करेंगे। देन NIC इज द सब डोमेन ऑफ इन।
मीन्स जो भी प्राइमरी डोमेन नेम के पहले है वो सब सब डोमेन के अंडर आएगा। एंड इसको बताएंगे कैसे, दैट NIC इज द सब डोमेन ऑफ N, CBSC इज द सब डोमेन ऑफ NIC। इस तरह से हम बताएंगे कि क्या सब डोमेन है एंड क्या प्राइमरी डोमेन नेम है। Now, the top level domains or the primary domain name are of two types, generic domain name and country specific domain name. Means क्या जेनर है उसके बेसिस पर या फिर क्या कंट्री है उसके बेसिस पर हम डोमेन नेम, प्राइमरी डोमेन नेम डिसाइड करते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था cbse.nic.in, सो वहाँ पर हमने बोला था in is the primary domain name. So why? Because in is indicating India, that is why it is a primary domain name, or we can also call it as top level domain name. And generic domain name, these are based on whether it is an educational institution or a commercial business or government agency. So we have different domain names for these genres. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन नेम रिजोल्यूशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम हर एक IP एड्रेस याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम है जो कि हमें हेल्प करता है डायरेक्टली डोमेन नेम की हेल्प से इंफॉर्मेशन फेच करने में। एंड ऐसे में हमें IP एड्रेस याद नहीं रखना पड़ता। बट ये सिर्फ हमारा केस है कि हमें IP एड्रेस याद नहीं रखना पड़ता। जो ब्राउज़र है उसे तो IP एड्रेस की ही हेल्प से हमारे लिए इंफॉर्मेशन फेच करनी पड़ती है। सो ये जो प्रोसेस होता है कि हमने तो डोमेन नेम दे दिया बट उसका करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस फाइंड करना है और फिर हमें वो वेबसाइट ओपन करके दिखानी है, ये प्रोसेस होता है डोमेन नेम रिजोल्यूशन। सपोज आपने कोई भी URL टाइप किया है वेब ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र डायरेक्टली फेच नहीं करता है कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी वेबसाइट आपके लिए ओपन डायरेक्ट नहीं करता है। उसके पहले कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र उस डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस को फाइंड करेगा। अगर वो IP एड्रेस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उस IP एड्रेस के करस्पॉन्डिंग सर्वर को कांटेक्ट किया जाएगा और जो वेबसाइट है वो आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। बट अगर वो प्रेजेंट नहीं है, जो भी IP एड्रेस है अगर वो प्रेजेंट नहीं है, तो जो ब्राउज़र है वो डोमेन नेम सर्वर को कांटेक्ट करेगा एंड उससे हेल्प मांगेगा कि वो IP एड्रेस फाइंड करके दे। जो भी आपने डोमेन नेम दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी IP एड्रेस है वो फाइंड करके दे। एंड जब ब्राउज़र को IP एड्रेस मिल जाएगा तब वो सर्वर से कांटेक्ट करेगा और फिर आपके लिए वेबसाइट ओपन करेगा। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। जब भी आप डोमेन नेम URL की फॉर्म में टाइप करते हैं एंड एंटर प्रेस कर देते हैं तो डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप में वेबसाइट ओपन नहीं होती है। वेबसाइट ओपन होने से पहले ब्राउज़र को डोमेन नेम की हेल्प से IP एड्रेस को फाइंड करना होता है एंड IP एड्रेस फाइंड करने के बाद करस्पॉन्डिंग सर्वर से कांटेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद आपके ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन होती है। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। नाउ आई होप अगर आपसे कोई पूछेगा कि जब भी आप URL टाइप करते हैं तो उसके बाद वेबसाइट कैसे ओपन होती है तो आप उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएंगे। With this, we have completed the first session, computer networking. Now let us proceed to the next session, internet and its terminology. Means हम internet और उसकी कुछ basic terms के बारे में पढ़ेंगे। Let us study. Now the first term is digital literacy. Literacy means आपको बेसिक पढ़ना लिखना आता है, बट डिजिटल लिटरेसी मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, इंटरनेट है, इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज है, अवेयरनेस है एंड आप इन सबको अपने बेसिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन यू आर डिजिटली लिटरेट।
In education, it provides learners with digitally enhanced learning through use of technology. एजुकेशन में भी डिजिटल लिटरेसी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जैसे आप सब हैं, आप सब स्कूल जा रहे हैं, आप सब एजुकेटेड हैं, बट क्या आप डिजिटली लिटरेट हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ये आप एक मोबाइल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर देख रहे हैं, एंड यू आर यूजिंग द इंटरनेट टू वॉच माई वीडियो। सो आपको बेसिक यूज़ पता है कि अगर मेरे पास एक मोबाइल है, लैपटॉप है, तो मैं यूट्यूब की हेल्प से फ्री एजुकेशन ले सकता हूँ, एंड मेरे पास इंटरनेट है तो मैं इजीली कोई भी वीडियो चला सकता हूँ, देख सकता हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी, कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, इंटरनेट का बेसिक यूज़ पता है एंड आप उन्हें बेसिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी रीसेंट टाइम्स में आई है, टेक्नोलॉजी बहुत पहले आ चुकी थी, बट इनिशिएटिव, कोई स्पेसिफिक इनिशिएटिव नहीं लिए गए, और अगर लिए भी गए तो उनको इतनी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कि सब लोग डिजिटली लिटरेट हो पाएँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया, डिजिटल इंडिया, जिसकी हेल्प से सभी को डिजिटली लिटरेट बनाने की कोशिश की जा रही है, एंड जो लोग ऑलरेडी डिजिटली लिटरेट हैं उनको और प्रोफिशिएंट बनाया जा रहा है। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि पहले आपको कोई भी गवर्नमेंट सर्विस चाहिए थी तो आपको ऑफलाइन जाना पड़ता था, फिजिकली विजिट करना पड़ता था गवर्नमेंट सेंटर्स को, एंड फिर ही आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का यूज़ कर सकते थे। बट अब आज के टाइम में ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से आपको रेयरली ही फिजिकली विजिट करना पड़ता है, वरना आपके मोस्ट ऑफ द वर्क घर बैठे बैठे हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज आपके लिए ऑनलाइन डिजिटली अवेलेबल हैं, एंड अगर आप डिजिटली लिटरेट हैं तो आप इन सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट सर्विसेज, और वी कैन से नेटवर्क सर्विसेज। बेसिकली ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि सर्वर्स होस्ट करते हैं, एंड इनकी हेल्प से यूज़र्स अपने कुछ स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जैसे कि ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र, टेलनेट, www, एंड इन सब के बारे में हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ईमेल, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मीन्स ऐसा मेल जो कि इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जा रहा है, मीन्स वो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। सो ईमेल कोई भी रिटन टेक्स्ट है, आप उसमें मल्टीमीडिया अटैचमेंट भी दे सकते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि एक ईमेल है तो वो एक ही रेसिपेंट को भेजा जाएगा, आप एक ईमेल कितने भी रेसिपेंट्स को भेज सकते हैं। एंड ईमेल भेजते कैसे हैं या फिर रिसीव कैसे करते हैं? वाया टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट इज वेब बेस्ड ईमेल एप्लीकेशन, मींस जो कि वेब ब्राउज़र पर चलती हैं जैसे कि जीमेल, याहू, एंड देन डेस्कटॉप बेस्ड ईमेल एप्लीकेशंस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, थंडरबर्ड, मींस ये इन सब के लिए वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डेस्कटॉप पर अवेलेबल होती हैं। Now, transferring mail over the internet is governed by a set of rules. Means ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पर कोई मेल भेज रहे हैं तो आपने भेजा और वो सीधा चला गया। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, मीन्स वो किस तरह से भेजा जाएगा, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स। सो ये दो टाइप के हैं, जैसे कि SMTP एंड POP3। So SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol and POP3 stands for Post Office Protocol. Next is file transfer. Transferring files from one machine to another through a TCP based network is done using FTP. FTP means फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मीन्स जब भी आप कोई भी चीज़ सेंड करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे कि ईमेल के केस में ईमेल प्रोटोकॉल्स थे SMTP एंड POP3।
उसी तरह से अगर आप कोई फाइल सेंड करना चाहते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, या फिर किसी भी नेटवर्क पर एक फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको जो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे वो है एफटीपी, मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो इट इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मीन्स एक सर्वर होगा, आप क्लाइंट हैं, सो आप या तो अपलोड कर सकते हैं फाइल सर्वर पर, या फिर सर्वर पर जो ऑलरेडी अवेलेबल फाइल है उससे कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। Next is remote login. For remote login, you can use Telnet. Telnet stands for Terminal Network. It is a client server based application. यहाँ जो रिमोट लॉगिन की बात हो रही है, बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि आप एक जगह पर रहकर, जहाँ पर सिर्फ आपका सिस्टम अवेलेबल है और आप चाहते हैं कि आप किसी और के सिस्टम को एक्सेस करें, तो आप ये कर सकते हैं यूजिंग टेलनेट। मीन्स जो सामने वाला पर्सन है, अगर वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड बताता है, वो चाहता है कि आप उसके सिस्टम को एक्सेस करें, तो आप टेलनेट की हेल्प से रिमोट लॉगिन कर सकते हैं। मीन्स आप अपने सिस्टम पर ही उसके सिस्टम पर वर्क कर सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम फिजिकली आपके पास आएगा, बट वो सिस्टम में जो भी कुछ चल रहा है वो आपके लैपटॉप पर या फिर आपके कंप्यूटर पर शो हो जाएगा, अगर आप रिमोट लॉगिन कर लेते हैं तो। Next is World Wide Web, commonly known as web. It is a repository of information. Means इंटरनेट पर जो भी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी भी वेब सर्वर पर, वो सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल जगह पर डिपॉजिटेड है, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। एंड इसी की हेल्प से जब भी हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो वो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर्ड है। सो ये इंफॉर्मेशन हमें किस फॉर्म में मिलती है? वेब पेजेस के फॉर्म में मिलती है। वेब पेज में टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होती हैं, ऑडियो, वीडियो एंड बहुत अलग अलग टाइप की मल्टीमीडिया हो सकती है। एंड इंफॉर्मेशन फॉर लिंकिंग द वेब पेजेस, मीन्स ऐसा नहीं होता कि एक वेब पेज पर आ गए तो हम दूसरे पर नहीं जा सकते। कई बार हाइपर लिंक्स गिवन होते हैं जिन जिन पर क्लिक करके आप दूसरे वेब पेज पर पहुंच सकते हैं। सो बेसिकली वेब पेज आपस में लिंक्ड भी होते हैं। जो www है वो यूज़ करता है डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मीन्स आप आप क्लाइंट हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड जिस भी सर्वर से आप इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ तक आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू पहुँचाई जाएगी, एंड वहाँ से जो भी रिप्लाई आएगा वो इंटरनेट के थ्रू आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड जैसा कि मैंने बात किया था कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, चाहे वो कोई ईमेल है या फिर कोई वो फाइल है, जब भी आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इन केस ऑफ www द प्रोटोकॉल इज HTTP, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी तक हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स की, सेट ऑफ रूल्स की। सो बेसिकली हमने इन सभी प्रोटोकॉल्स का एक सेट बना दिया है, सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, जिन्हें हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। एंड इसको हम TCP IP भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं वो होते हैं TCP एंड IP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल IP। जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली सेंड नहीं हो जाता है, बट उसके पहले कुछ सब टास्क भी होते हैं, जैसे कि सेंडर एंड रिसीवर का नेटवर्क स्पेसिफाई करना, फिजिकल एड्रेस स्पेसिफाई करना, जो भी मैसेज है उसको स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं, उनमें डिवाइड करना, सो दैट दे कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। क्योंकि हो सकता है कि आपकी फ़ाइल बहुत बड़ी है, तो एज इट इज़ उस फाइल को भेजने में
टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा ताकि वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाए एंड टाइम भी कम लगे। टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर एरर एंड फ्लो कंट्रोल मीन्स हो सकता है कि कोई एरर आ जाए तो आपको उसके लिए अप्रोप्रिएट मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, एंड जब मैसेज रिसीव हो जाएगा तो भी कुछ एक्शंस होते हैं जो लेने पड़ते हैं। सो ये सभी टास्क बीच में होते हैं। और ये टास्क परफॉर्म कौन करता है? ये परफॉर्म करती हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। सो हियर इन द फिगर यू कैन सी these are the various layers of TCP IP model, एंड ये जो भी सब टास्क हमने डिस्कस किए हैं ये सभी डिफरेंट लेयर्स परफॉर्म करती हैं। फर्स्ट इज एप्लीकेशन लेयर। जब भी कोई डेटा या मैसेज सेंडर की तरफ से रिसीवर तक सेंड होता है तो रिसीवर के एंड पर वो एग्जामिन होता है, प्रोसेस होता है, एंड ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इस मैसेज को एनवेलप करने के लिए ताकि इस मैसेज को हेडर के साथ भेजा जा सके। हेडर इज बेसिकली द मेन पैकेट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि सारी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं जाएगी, उसको स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जिन्हें पैकेट्स कहते हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। सो जो मेन पैकेट होता है उसे कहते हैं हेडर, एंड इस मैसेज को हेडर के साथ भेजने के लिए एनवेलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन लेयर की होती है। और इस एप्लीकेशन लेयर पर कौन कौन से प्रोटोकॉल ऑपरेट करते हैं? HTTP एंड POP3। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। एप्लीकेशन लेयर के पास जब मैसेज पहुंचता है उसके बाद मैसेज जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के पास इंफॉर्मेशन होती है कि क्या सोर्स है और क्या डेस्टिनेशन है, एंड यहाँ पर टू एंड प्रोटोकॉल्स ऑपरेट करते हैं, TCP एंड UDP। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, एंड जब भी हमें टाइमली एंड एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डेटा करना होता है, मीन्स हमें चाहिए कि जो डेटा है वो बिल्कुल टाइम से डिलीवर हो और कोई एरर ना हो डिलीवरी में, तो हमें TCP यूज़ करना चाहिए। बट UDP, which stands for User Datagram Protocol, it is unreliable. Why? Because it is connectionless protocol, means यहाँ पर कनेक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ शॉर्ट मैसेजेस को एक्सचेंज करने के लिए, क्विक रिप्लाईज को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है, एंड यहाँ पर इमीडिएट रिस्पॉन्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रेदर देन ए शॉर्ट डिलीवरी। मीन्स इमीडिएट रिस्पॉन्स तो मिल जाएगा बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो मैसेज डिलीवर भी हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट इज़ वाई वी सेड दैट TCP is more reliable. You have to remember this point because this can be asked in your exam. Then the transport layer divides the message into segments. Means जो भी मैसेज होगा उसको ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है, एंड हर एक सेगमेंट को सीक्वेंस नंबर दे देती है जो भी रिलेटिव पोजीशन होगी उसकी मैसेज में, सो दैट जब रिसीवर तक मैसेज पहुंचे तो वो प्रॉपरली असेंबल हो जाए अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस नंबर। सो बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो मैसेज को सेगमेंट्स में डिवाइड करेगी, हर सेगमेंट को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर मिल जाएगा, सीक्वेंस नंबर मिल जाएगा, एंड जब रिसीवर तक वो मैसेज पहुंचेगा तो वहां पर उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो वापस से एक मैसेज बन जाएगा। जब ट्रांसपोर्ट लेयर मैसेज को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है तो ये सेगमेंट्स हैंडओवर होते हैं इंटरनेट लेयर को, एंड इंटरनेट लेयर क्या करती है, वो ऐड करती है सोर्स और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, सो दैट ये पता चल पाए कि जब इंटरनेट पर कोई भी पैकेट एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो किस फॉर्मेट में एक्सचेंज हो रहे हैं। इन द इंटरनेट लेयर IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड। मीन्स हर लेयर पर कोई ना कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, सो इंटरनेट लेयर पर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, एंड इसकी हेल्प से हम डिफाइन करेंगे कि किस फॉर्मेट में पैकेट्स एक्सचेंज होंगे ओवर इंटरनेट। नेक्स्ट इज लिंक लेयर।
जैसा कि हमें पता है कि एक मेन हेडर होता है जहाँ पर सेंडर और रिसीवर का फिजिकल एड्रेस होता है। सो अभी तक ये मैसेज से अटैच्ड नहीं था, बट जब इंटरनेट लेयर से पैकेट्स रिसीव हो जाएंगे उसके बाद उन पैकेट्स में इन हेडर को ऐड करना लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Now let us proceed to the last session of this chapter, cyber threats and cyber security. साइबर थ्रेट्स मींस ऐसी थ्रेट्स जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। ऐसी कोई भी थ्रेट, ऐसा कोई भी डेंजर जो कि हमें इंटरनेट या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग की वजह से फेस करना पड़ सकता है, वो होता है साइबर थ्रेट। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम। फर्स्ट इज मालवेयर। क्या होता है मालवेयर? ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि एक गलत इंटेंशन से बनाया गया है ताकि हमारे सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो, या फिर जो हमारा सिस्टम है उस पर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर सके, या फिर जो लेजिटिमेट यूज़र्स हैं, मींस अगर मैं अपना सिस्टम यूज़ करती हूँ तो मैं लेजिटिमेट यूज़र हूँ, बट अगर मेरे अलावा कोई और यूज़ कर पा रहा है बट मैं अपने ही सिस्टम को यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, ऐसी सिचुएशंस में हो सकता है कि मेरे सिस्टम में मालवेयर है जो कि डिनाई कर रहा है एक लेजिटिमेट यूज़र को कंप्यूटर एक्सेस करने से। ये सभी मालवेयर की वजह से हो सकता है। मालवेयर थ्री टाइप्स के हैं: वायरस, वॉर्म एंड ट्रोजन हॉर्स। लेट अस स्टडी अबाउट इट। वायरस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कोड होता है जो कि हमारे सिस्टम को उसकी फाइल ओवरराइट करके या फिर उसकी फाइल करप्ट करके हार्म कर सकता है। जो अफेक्टेड पार्ट होता है हमारे सिस्टम का उसको कहते हैं इन्फेक्टेड एरिया। एंड जो कंप्यूटर वायरस होता है वो खुद की बहुत सारी कॉपीज बना लेता है, एंड इस तरह से वो हमारे पूरे सिस्टम को हैंग कर देता है, करप्ट कर देता है, और जिसकी वजह से या तो हमारा सिस्टम बिल्कुल चलता ही नहीं है, और अगर चलता भी है तो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, हैंग हो जाता है, जस्ट बिकॉज उसमें वायरस आ गया है। वायरस को कोई ना कोई प्रोग्राम या फाइल चाहिए होती है ताकि वो अपनी कॉपीज क्रिएट कर सके, बट जब हम वॉर्म की बात करते हैं तो वॉर्म को कोई भी होस्ट एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे ही वो एक नेटवर्क पर रिसीव होगी वो ऑटोमेटिकली अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर देती है, और इतनी कॉपीज़ बनाती है कि हमारी हार्ड डिस्क भर जाती है। और अगर वो ईमेल अटैचमेंट की फॉर्म में रिसीव हुई है तो वो ऑटोमेटिकली रेसिपिएंट्स को फॉरवर्ड हो जाएगी, जिससे कि हमारा नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाएगा, और हो सकता है कि हमारा जो सिस्टम है वो भी क्रैश कर जाए, मींस जो भी हमारा नेटवर्क है वो क्रैश हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्म। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। ये एक ऐसा कोड होता है जो कि हमें लग सकता है कि ये यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, बट एक्चुअल में वो हमारे सिस्टम को हार्म करता है। जनरली ये एक सेफ एप्लीकेशन के साथ अटैच होता है। जैसे कि हमने कोई गेम डाउनलोड किया है इंटरनेट से, हमें लग रहा है कि हमने सिर्फ गेम डाउनलोड किया है, बट एक्चुअल में उसके साथ एक कोड भी अटैच्ड है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कोई हैकर हमारे सिस्टम को एक्सेस कर ले। जो भी हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, पासवर्ड, यूज़र नेम ये सब डाल रहे हैं, ये सब डिटेल्स हैकर के पास पहुंच सकती हैं अगर आपके एप्लीकेशन के साथ कोई कोड अटैच्ड है तो। Next is eavesdropping. It is the act of secretly listening to the private conversation or communications of others without their consent. Means अगर आप किसी की कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन को सुनते हैं बिना उनकी कंसेंट के, बिना उनकी परमिशन के, दैट इज कॉल्ड eavesdropping. And it can be done through telephone lines, cellular networks, email and instant messaging. Means आप किसी का मैसेज पढ़ सकते हैं बिना उसकी परमिशन के, और आप किसी का ईमेल देख सकते हैं, किसी की कॉल सुन सकते हैं बिना परमिशन के, दैट इज कॉल्ड ईवीएस ड्रॉपिंग, एंड इट इज
a cyber threat. Then next is denial of service. It is basically a attack, एक ऐसा साइबर अटैक जहां पर जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं वो अपनी मशीन को यूज नहीं कर पाते हैं, जो भी सर्विसेज वो यूज करना चाहते हैं वो सभी सर्विसेज यूज नहीं हो पाती हैं, टेम्परेली क्लोज हो जाती हैं, बिकॉज जो अटैकर है उसने फॉल्स रिक्वेस्ट से हमारे सिस्टम को ओवरलोड कर दिया है, एंड जिस वजह से जो हमारी एक्चुअल रिक्वेस्ट थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, इसे कहते हैं हम denial of service attack. Phishing is another cyber threat that users can face. Generally ऐसे एक्ट में किसी भी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर या फिर कोई पासवर्ड स्टील कर लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है बाय सम फ्रॉड मेल। मीन्स आपके पास कोई मेल आएगा, आपको लगेगा कि ये आपके काम का मेल है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे और आपको लग रहा है कि ये मेरे काम का है तो इसलिए आप अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे, बट अल्टीमेटली आपने अपनी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है जो कि आपको नहीं करनी थी, पर अब इंफॉर्मेशन शेयर हो चुकी है एंड अब सामने वाला पर्सन उसे मिसयूज कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड फिशिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर क्राइम। ऐसा कोई भी क्राइम जो कि मिसयूज ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है या फिर मिसयूज ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड है वो होता है साइबर क्राइम। अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट, साइबर क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट wherein the computer is either a tool or target or both. मीन्स आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी साइबर क्राइम कर रहे हैं तो वो इलीगल है, और साइबर क्राइम मीन्स ऐसा क्राइम जिसमें या तो आप कंप्यूटर की हेल्प से वो क्राइम कर रहे हैं या फिर जो आपका टारगेट है क्राइम का वो एक कंप्यूटर है, तो वो एक साइबर क्राइम होता है। और इसके लिए इन सभी केसेस के साथ डील करने के लिए सेपरेट पुलिस होती है, साइबर पुलिस, जो कि साइबर क्राइम के साथ डील करती है। हियर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। The next topic is network security tools and services. बिकॉज इंटरनेट की हेल्प से बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अटेंटिव रहें, हम अलर्ट रहें एंड ऐसे स्टेप्स लें जिनसे कि हम सिक्योर रह सकें। इंटरनेट यूज़ करें बट फिर भी हमारी सिक्योरिटी के साथ कोई इशू क्रिएट ना हो। सो ऐसे कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं जैसे कि नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी, पासवर्ड मैनेजर, एंटीवायरस, फायरवॉल्स एंड साइबर लॉ। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट देम। फर्स्ट वे इज नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी। मीन्स आप अपनी नेटवर्क लेयर पर सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं बाय एडिंग सम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लाइक सिक्योर सॉकेट्स लेयर। देन द नेक्स्ट वे इज पासवर्ड मैनेजर। पासवर्ड मैनेजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जहां पर यूज़र अपने सभी पासवर्ड स्टोर कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है। मीन्स एक ऐसी एप्लीकेशन, अगर आप उसका पासवर्ड डाल देते हैं सो आपके बाकी सारे पासवर्ड्स जितने भी हैं वो सभी आपके लिए ओपन हो जाते हैं उस एप्लीकेशन में। सो दैट इज़ कॉल्ड पासवर्ड मैनेजर। नेक्स्ट इज एंटीवायरस। जैसा कि आपने सुना होगा कि अपने सिस्टम में एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल रखना चाहिए ताकि हमारे सिस्टम में वायरस ना आए, बिकॉज अगर वायरस आ जाता है तो हमारा सिस्टम हैंग हो सकता है एंड हमारी फाइल्स डिलीट हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए हमें एंटीवायरस प्रोग्राम्स रखने चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस। एंड ये सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, ये हमारे सिस्टम को प्रिवेंट करते हैं मेलिशियस और अनवांटेड प्रोग्राम से। और अगर कोई भी मेलिशियस प्रोग्राम हमारे सिस्टम में आ जाता है तो ये उसे डिटेक्ट कर लेते हैं एंड जब हम बोलते हैं, जब हमारी कमांड देते हैं हम, तो वो उन्हें रिमूव भी कर देते हैं। और जब तक हम रिमूव नहीं करते तब तक वो उन्हें डिसेबल्ड रखते हैं। मीन्स वो मेलिशियस प्रोग्राम अगर आ भी गया है तो वो डिसेबल्ड रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम। So this is why we should keep antivirus programs in our systems.
फायरवॉल्स मीन्स जब भी हमें एक्सटर्नल नेटवर्क एंड इंटरनल नेटवर्क के बीच प्रोटेक्शन करनी है तब हम फायरवॉल का यूज़ करेंगे। बेसिकली जो हमारा इंटरनल नेटवर्क होता है उसके बारे में हमें पता है कि उसमें कोई वायरस नहीं है, कोई भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है, सो वी आर एश्योर्ड अबाउट द इंटरनल नेटवर्क। बट जब भी हम कोई एक्सटर्नल नेटवर्क यूज़ करेंगे तब हमें ये रिस्क है कि हमारे सिस्टम में कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम आ सकता है। सो इसीलिए हम इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच में एक फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम हमारे सिस्टम में एंटर ना करे। Then firewalls are of three types: hardware, software and network firewalls. Hardware firewalls राउटर के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो भी कोई बाहर से यूज़र एक्सेस करना चाह रहा है, अगर वो अनऑथराइज्ड एक्सेस है तो उसको डिनाई करने के लिए हम सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क फायरवॉल्स एनक्रिप्ट कर देते हैं डेटा को और इस तरह से वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज साइबर लॉ। मीन्स अगर आपने सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए थे फिर भी आप एक साइबर क्राइम के टारगेट बन गए हैं तो आप साइबर लॉ की हेल्प से साइबर पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं। बिकॉज ऐसे लॉज बनाए गए हैं कि अगर किसी ने आपके साथ साइबर क्राइम किया है तो आप को जस्टिस मिलना चाहिए एंड जिसने भी क्राइम किया है उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसलिए साइबर लॉज होते हैं ताकि जो भी लोग हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो उनका सिस्टमेटिक यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें, और अगर कोई मिसयूज़ करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। सो देयर इज़ एन एक्ट कॉल्ड IT Act 2000. There was an amendment also, Information Technology Amendment Act in 2008. It was also introduced and it defines offenses and penalties for cyber crime. Means अगर कोई cyber crime करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टी है, ये सब डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। Now there are some specific protective measures while accessing internet. Means अगर आप इंटरनेट पर वर्क कर रहे हैं तो कुछ ऐसे measures हैं, कुछ ऐसे precautions हैं जो आपको लेने चाहिए ताकि आपको बाद में अफसोस ना करना पड़े कि मैंने ये क्यों नहीं करा या फिर ये क्यों नहीं सोचा और अब आप प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। तो आप प्रॉब्लम में ना आए इसलिए आपको पहले से कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। लेट अस स्टडी देम। नेवर क्लिक ऑन अ सस्पिशियस लिंक। मीन्स अगर आप कोई भी वेब पेज पर हैं या फिर आपको कोई मेल मिला है, सो अगर आपको लग रहा है कि उसमें जो भी लिंक है वो सस्पिशियस है, मीन्स उससे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन स्टील हो सकती है, तो उस पर कभी क्लिक मत कीजिए। और अगर आप उसके बारे में श्योर नहीं है कि वो स्पेसिफिक किसी ऑथेंटिक पर्सन ने भेजा है या फिर वो ऑथेंटिक लिंक है तो आप उसको बिल्कुल क्लिक मत कीजिए अनलेस अंटिल यू आर श्योर। पासवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपके पासवर्ड्स सिर्फ आपके पास हैं तो आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें सिक्योर्ड हैं। बट अगर आपके पासवर्ड लीक हो जाते हैं, कोई आपके पासवर्ड्स को चोरी कर लेता है या फिर आप ही अपने पासवर्ड्स गलती से किसी को बता देते हैं तो ये रिस्क है कि आपका डेटा स्टील हो सकता है, कोई आपके डेटा को हैक कर सकता है। सो इसलिए आपको अपने पासवर्ड्स किसी को नहीं बताने चाहिए। वीक पासवर्ड्स भी नहीं रखने चाहिए जो कि कोई इजीली सोच सके कि ये पासवर्ड होगा। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाने चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो लॉन्ग होते हैं एंड उनमें डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज होते हैं। मीन्स सिर्फ कोई नेम नहीं है या सिर्फ कोई नंबर नहीं है, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, नेम भी है, नंबर भी है एंड कोई कैरेक्टर भी है। सच पासवर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। अगर आपके पास फ्रॉड मेल्स आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि ये मेल ऑथेंटिक पर्सन ने नहीं भेजा है एंड इट इज़ स्पैम, सो यू कैन रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज़ एंड यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट एट cybercrime.gov.in बिकॉज वहाँ पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। सो यू शुड रिपोर्ट इफ़ यू आर रिसीविंग सच फ्रॉड मेल्स।
अगर हम सिक्योर्ड प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी भी बनी रहती है, क्योंकि जब भी हम इंटरनेट पर हैं तो अगर हमारे पास सिक्योर प्रोटोकॉल होगा तो ही कम्युनिकेशन सिक्योर हो पाएगी, वरना नहीं। HTTP का एक सिक्योर्ड वर्जन है HTTPS, जो कि ये इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल सिक्योर हो। जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र उस वेबसाइट पर शेयर करता है वो सभी सिक्योर रहती हैं, अगर वो वेबसाइट की यूआरएल में आपको HTTPS दिख रहा है तो। एंड एक जो एड्रेस बार होता है वहाँ पर लेफ्ट साइड में एक सिंबल भी होता है पैडलॉक का, जो कि इंडिकेट करता है कि ये एक सिक्योर्ड वेबसाइट है एंड यहाँ पर जो भी आप डेटा दे रहे हैं वो सभी सिक्योर्ड रहेगा, उसका मिसयूज़ नहीं होगा। आपको रेगुलरली अपने वेब ब्राउज़र को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा अपडेटेड आपका वेब ब्राउज़र रहेगा उतने ज़्यादा सिक्योर्ड आप रहेंगे, आपका डेटा उतना ज़्यादा सिक्योर रहेगा। जितने ज़्यादा अपडेटेड वर्जन्स आते हैं उनमें यही कोशिश रहती है कि जो भी आपका डेटा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। सो आपको अपने वेब ब्राउज़र को अपडेटेड रखना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। सिर्फ ऑथेंटिक पर्सन जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं उनसे ही कांटेक्ट रखिए। जिनको आप नहीं जानते हैं उनसे फ्रेंडशिप मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि एक बार वो फ्रेंडशिप करें एंड फिर वो आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम हमेशा दूसरे ही करेंगे। हो सकता है कि आप गलती से, मतलब आपको पता नहीं है बट आपने एक साइबर क्राइम कर दिया है, जैसे कि आपने कोई ऑफेंसिव कंटेंट पोस्ट कर दिया है सोशल मीडिया पर, या फिर आपने कोई र्यूमर फैला दी है सोशल मीडिया पर। तो ये सभी साइबर क्राइम्स हैं एंड इनमें आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। सो ऐसा कोई भी काम मत करिए, कोई ऑफेंसिव कंटेंट मत डालिए एंड जिस फैक्ट का आपको पता नहीं है तो उसे र्यूमर ही समझिए और उसको मत स्प्रेड कीजिए, क्योंकि वो साइबर क्राइम में काउंट होगा अगर वो र्यूमर हुई तो। अगर कोई भी आपको बिना बात के ऑनलाइन हैरेस कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, तो आप उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए एज अ प्रूफ एंड उस पर्सन को ब्लॉक कर दीजिए एंड इस इंसिडेंट को साइट एडमिनिस्ट्रेटर को रिपोर्ट कीजिए। जैसे कि व्हाट्सएप बिजनेस के केस में एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट। सो वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी आपको बिना बात के हैरेस या थ्रेटन कर रहा है तो। हमेशा अपने एंटीवायरस, फायरवॉल्स, वेब ब्राउज़र्स को अपडेटेड रखिए। सिक्योर्ड ब्राउजिंग कीजिए, मींस जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वहाँ पर HTTPS लिखा होना चाहिए। उससे आप एश्योर्ड हो जाएंगे कि ये वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर्ड है। एंड आपको पासवर्ड मैनेजमेंट टेक्निक्स आनी चाहिए, मींस पासवर्ड को रेगुलरली कैसे मैनेज करना है ये आपको आना चाहिए। समटाइम्स जो फ्रॉड मेल्स आते हैं उनमें पॉपुलर वेबसाइट्स के नेम जैसे ही डिफरेंट नेम्स होते हैं, बट वो पॉपुलर वेबसाइट के नेम से इतना मैच होते हैं, बस एक दो लेटर का ही फ़र्क होता है, जिस वजह से यूज़र को लगता है कि ये एक्चुअल में वही वेबसाइट है और ये तो ऑथेंटिक है, तो वो उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं एंड वंस दे क्लिक दे आर द विक्टिम ऑफ द साइबर क्राइम। सो हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप वेबसाइट एड्रेस पर क्लिक कर रहे हैं उसकी प्रॉपरली वहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है तभी क्लिक कीजिए, वरना मत क्लिक कीजिए। डिलीट कुकीज़ फ्रिक्वेंटली, बिकॉज़ जब भी हम वेब ब्राउजिंग करते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर सेव हो जाती है, जैसे कि हमारा पासवर्ड, यूज़र नेम और बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती हैं एंड इन्हें हमें टाइम टू टाइम डिलीट करते रहना चाहिए, so that we are safe and secure on the internet. Here are the abbreviations from unit 2. इनमें से बहुत सारी एब्रीविएशंस बैक एक्सरसाइजेज में पूछी हुई हैं एंड हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछी जाएं।
तो आपको इन सभी एब्रिविएशंस को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना है एंड याद करना है सभी को. दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. So that was all for today. I hope you have understood everything in this unit. And अगर किसी को कोई भी problem है, so you can ask me in the comment section and I will answer you. And we'll meet you soon in the next one short video. Till then, bye bye. If you want to purchase Class 12 IT Code 802 sample paper book, the links are given in the description.